अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, इलेक्शन एक्ट 2017 के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असम्बलीज़। मतलब असम्बलीज़ के लिए इलेक्शंस किस तरह करवाए जाएंगे, ये इस चैप्टर में डिस्कस होगा। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर्स कर चुके हैं वो 4 चैप्टर्स थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर किया गया था, उसके अलावा हल्का बंदियों को कवर किया गया था और इंतखाबी फहरिस्तों को कवर किया गया था, उनकी तैयारी को। आज हम लोग जो ये वाला चैप्टर है ये बेसिकली जब असेंबलीज़ के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 50 टू सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 50 टू सेक्शन नंबर 59 के अंदर जो है वो जो चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं वो हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दूसरे जो इलेक्शन ऑफिशल्स हैं उनके काम क्या हैं, उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कहाँ से अपॉइंट किया जाएगा, पोलिंग स्टेशंस कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें डिस्कस होंगी। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सेक्शन नंबर 50 है वो बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। पिछले जो लेक्चर था उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स तैयार हुए थे, मतलब जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार हुई थी वो तैयार की थी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने। ये जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर है, आपने इसको उससे मिक्स नहीं करना। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको कमीशन अपॉइंट करेगा। कमीशन इसको अपॉइंट करेगा एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। अपॉइंट आर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। उसके नाम से ही मेंशन है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। ठीक है, अब किन लोगों में से वो सिलेक्ट कर सकता है कमीशन इसको। कमीशन जो है वो अपने ऑफिसर्स में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं। उसके अलावा वो लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स उसको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको लिस्ट दी जा सकती है कि ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट के अवेलेबल हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो कि आपने किसको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगाना है। उसके अलावा सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो होती है चीफ़ जस्टिस के साथ हाई कोर्ट की, उसको भी आप कंसल्ट कर जो आप कंसल्टेशन में होती है कमीशन के साथ, उसको भी आप अप्रोच कर सकते हो रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। चीफ़ जस्टिस जो होता है वो उसको वो आपको कंसल्ट कर सकता है कमीशन को किसी भी मैटर में, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट का। तो उसकी सबॉर्डिनेट जो जुडिशरी होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो इधर। सेकंड पॉइंट जो है सेक्शन नंबर 50 का, उसमें वो कहता है कि जो डायरेक्शंस और कंट्रोल्स होते हैं वो कमीशन के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, सुपरवाइज़ करता है और कंडक्ट करवाता है इलेक्शन को। ठीक है, काम इन सब का यही होता है कि कंडक्ट करवाना है इलेक्शन इन सब ऑफिसर्स का। लेकिन उसकी फ़र्दर ड्यूटीज़ हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद ऊपर हमने देखा कि कमीशन ने अपॉइंट किया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। अब उससे नीचे वाले दो आ जाते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर आ गया उसके नीचे, और आ गया रिटर्न असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। इन्हें भी कौन अपॉइंट करता है, इन्हें भी कमीशन ही अपॉइंट करता है। किन लोगों में से करता है, अपने ऑफिसर्स में से, या फिर इस तरह की कोई भी बॉडी जिसे कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, उसका कोई भी अगर एम्प्लॉय है तो उसमें से जो है हम ले लेंगे रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इवन जुडिशरी से भी, ये भी फिर वही बात आ जाती है कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी से भी ले सकते हैं। और आ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच कंस्टिट्यूंसी, तो एक रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होता है। ऊपर हमने कहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होता है, मतलब एक हल्के के लिए होता है। अ पर्सन शेल नॉट बी फॉर मोर देन वन कंस्टिट्यूशन। अच्छा, वो कहता है कि एक हल्के का एक ही रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए, ये ना हो कि ज़्यादा हल्कों के जो है एक रिटर्निंग ऑफिसर हो। जाहिर सी बात है उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, उसने मॉनिटर करना होता है चीज़ों को। लेकिन वो कहते हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप कर भी सकते हो। और एक बात याद रखें कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जब भी कोई एक्सेप्शनल हरकत करनी है तो उसके रीज़न्स आपने ज़रूर रिकॉर्ड करवाने हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने ये काम किया है। आगे वो कहते हैं कि कमीशन जो है वो अपॉइंट करेगा कोई भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगेन किसके लिए, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे। जितने भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स रिक्वायर होंगे वो उन्हें करेगा। मतलब ये इनकी कोई लिमिट नहीं है कि एक ही होना चाहिए या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने करना क्या होता है
इन्होंने करना होता है, असिस्ट करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर्स को और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को। नहीं, वैसे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को तो नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर को ही करेंगे। ओके, आगे है जी डेट्स की बात कर लेते हैं कि इन्हें अपॉइंटमेंट कब कब होनी चाहिए। अब ये लोग इतने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होते हैं मोस्ट लाइकली, तो इनके लिए अब कोई तो डेट होनी चाहिए ना कि इस डेट तक तकरीबन इन लोगों को इलेक्शन कमीशन के पास आ जाना चाहिए ताकि ये उसका काम कर सकें। तो वो कहते हैं कि जो कमीशन है उसको चाहिए कि वो अपॉइंट कर दे अंडर द सेक्शन 50 एंड 51, पीछे वाले जो थे वो सेक्शन 50 और 51 थे, एटलीस्ट 60 डेज़ प्रायर, मतलब 60 दिन पहले से। कौन सा 60 दिन पे, किसके 60 दिन पहले से? इलेक्शन प्रोग्राम जो है उसको इशू करने से 60 दिन पहले कम अज़ कम उसको चाहिए कि वो इनकी अपॉइंटमेंट कर दे, ऊपर वाले लोगों की, जो हमने अभी 3 रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात की है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन 3 की अपॉइंटमेंट कब तक हो जानी चाहिए? 60 दिन पहले कम अज़ कम इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस करने के। ठीक है। नीचे वो कहता है कि एक्सेप्शनल केसेस, अगेन एक्सेप्शनल केसेस में आप क्या कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, मतलब एक तरफ से आप इलेक्शन प्रोग्राम इशू कर रहे हो और साथ ही आप इन लोगों के अपॉइंटमेंट कर रहे हो। ये कब हो सकता है? एक्सेप्शनल केसेस में, मतलब गैर मामूली हालात में आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपने इस तरह किया है तो आपको रिकॉर्ड करवानी पड़ेंगी रीजंस। ठीक है, ये देखें, रिकॉर्ड करवानी पड़ेंगी आपको रीजंस। आगे चलते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं हम। ऊपर हमने कहा था कि हमने कमीशन ने अपॉइंट किया है, किसको अपॉइंट किया है? वो सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को। 3 तरह के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, तीनों को किसने अपॉइंट किया है? कमीशन ने। तो अब जब बात हो रही है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की, तो वो उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? उन्हें अपॉइंट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर। किस तरह अपॉइंट करेगा? जिस तरह अपॉइंट करने का हक बनता है, और मतलब प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर डिफाइंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग करेगा। वो अपॉइंट करेगा ईच पोलिंग स्टेशन के लिए आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एंड हर पोलिंग स्टेशन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, अब एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक हो गया। तो इस तरह क्या करेंगे, और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स तो उनके साथ होंगे ही। ठीक हो गया। और ये भी फिर ये कहाँ से अपॉइंट करेंगे, मतलब कौन सा बंदा है जो इसके लिए क्वालिफाई करता है? कोई भी इस तरह की बॉडी, ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस, जो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट हो। ठीक है जी। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कौन सा बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता? रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए कि इस तरह का बंदा एज पोलिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट ना करे जो पहले से किसी कैंडिडेट का एम्प्लॉय रह चुका हो। ठीक है, वो ना हो किसी बंदे का काम करता हो तो आप उसको इस तरह की किसी क्रूशल पोस्ट पे रख लें। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको चाहिए कि एटलीस्ट 30 दिन पहले क्या करे कि पोलिंग पोलिंग डे से, ठीक है। अब पहले रिटर्निंग ऑफिसर को कब लगाना था? उन्हें तो इलेक्शन प्रोग्राम से भी ना 2 महीने पहले लगाना था, लेकिन ये जो सारे हैं ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, इनको कब लगाना है? इनको लगाना है एटलीस्ट 30 डेज़ बिफोर द पोलिंग डे, मतलब जिस दिन पोलिंग होनी है उससे तकरीबन 30 दिन पहले लगा दो। और क्या करना चाहिए? सॉरी, लगाना भी नहीं है, इनको 30 दिन पहले क्या करना है? इनकी पोलिंग डे से 30 दिन पहले एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को एक लिस्ट भेजनी है। उस लिस्ट के अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नाम, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नाम, पोलिंग ऑफिसर्स के नाम, और जो दूसरा स्टाफ है जो भी चाहिए इन्हें ना, जो कमीशन ने कहा हुआ है कि आप रख सकते हो, तो वो सारी लिस्ट किसको भेज देनी चाहिए? रिटर्निंग ऑफिसर ने भेजनी है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। तो इसके बाद जो है चेंज नहीं होगा कोई भी उसके अंदर, लिस्ट के अंदर। जाहिर सी बात है 30 दिन बाद इलेक्शन है, 30 दिन पहले आप एक लिस्ट भेज रहे हो जिसमें आपको सारे ऑफिशियल्स के नाम हैं, उनकी डिटेल्स हैं कि हमें ये चाहिए, ये प्रूव कर दें। तो उसके बाद आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रीजंस दे के, तो विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कमीशन को सब माफ़ है, कमीशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ भी कर सकता है। ओके जी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ पोलिंग स्टाफ द रिटर्निंग ऑफिसर शेल अपॉइंट अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम अमंग द रिजर्व्ड स्टाफ। अब ये देखें, अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, अगेन लिस्ट भेजी थी उसने अप्रूवल के लिए रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। अब वो कहता है कि एक रिजर्व्ड स्टाफ भी उन्होंने रखा होता है कि अगर कोई पोलिंग स्टाफ का मेंबर आ नहीं सकता
तो फिर वो रिज़र्व स्टाफ में से किसी को यूज़ कर सकता है। कौन यूज़ कर सकता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कुछ कंट्रोल करना है, ठीक है। अब हमने ऊपर बात कर ली, 3 तरह के रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया हमने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिए, पोलिंग ऑफिसर लगा दिए। तो अब हमने देखना है जी कि काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने फजूल बात लिखी हुई है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने भी कंडक्ट कराना है पोल को फ्री एंड फेयर तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और रूल्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द कमीशन। मतलब इन्होंने यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने किसको असिस्ट करना है? रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है। और वो रिटर्निंग ऑफिसर को जाहिर सी बात है जब असिस्ट करेगा तो वो उसकी पावर भी यूज़ करेगा और उसके काम भी करेगा, ठीक हो गया। सेम इधर आता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसने भी क्या करना है? उसने भी कंडक्ट कराने हैं इलेक्शन एक अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इन्होंने एक ये पॉइंट लिखा हुआ है कि मेंटेनिंग ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन पे नज़्म ज़ब्त कायम करना इसका काम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। इसके अलावा ये रिपोर्ट करता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि अगर कोई भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर को इसने इतला देनी है, ठीक है। एक हल्के में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, लेकिन एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो एक पोलिंग स्टेशन पे होता है। तो पोलिंग स्टेशन का हेड कौन बना? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ऊपर कौन बना? रिटर्निंग ऑफिसर। तो अगर वहाँ पे कोई भी मसला मसाइल होता है इस किस्म का जिससे रिज़ल्ट चेंज हो सकें तो उसको चाहिए कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताए। ड्यूरिंग द पोल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे इंट्रस्ट एनी ऑफ हिज फंक्शंस टू एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगेन। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के काम कर सकता है, उससे पूछ के उसकी पावर भी यूज़ कर सकता है और उसकी जगह पे काम भी कर सकता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कहता है कि शेल ऑथराइज वन ऑफ द असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब वो कहता है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वहाँ पे था ना, क्या नाम लेते हैं, एक पोलिंग स्टेशन पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। तो हमने क्या किया कि वो कह रहा है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं आ सकता ना, या उसको कोई मसला हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, किसी दंगे में फंस गया, उसे जो भी हुआ है, तो उसकी जगह वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का चार्ज दे सकता है रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर ही इन सब का हेड है, तो फिर एट द टाइम एक हल्के के अंदर तो रिटर्निंग ऑफिसर हेड है, तो फिर जो है वो कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। और उसको फिर बताना भी पड़ेगा कि उसने किया क्यों है, वजह तो बता ही देगा वो। द रिटर्निंग ऑफिसर जो है अब वो कहता है कि ड्यूरिंग द पोल सस्पेंड एनी पोलिंग ऑफिसर। अब वो कहता है कि जो जाहिर सी बात है एक हल्के का हेड कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर कौन आ जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ जाता है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ जाता है, पोलिंग ऑफिसर आ जाता है, या कोई भी और स्टाफ आ सकता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ना रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एट एनी टाइम ऑफ द पोल, किसी भी वक्त वो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, उससे हटा सकता है वो जो उसको ड्यूटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। और मामला फिर उसको रेफ़र करना पड़ेगा कमीशन को। अब उसने हटाया तो किसी बुनियाद पे हटाएगा तो वो मामला कमीशन को देगा और कहेगा कि इनिशिएट करो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्या हैं, वो नीचे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 55 में। इसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर कोई भी इलेक्शन ऑफिशियल जो इसे अपॉइंट किया गया है और उसको जो है फॉलो करना पड़ता है कंट्रोल सुपरिंटेंडेंस में रहना पड़ता है कमीशन की, और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है कमीशन का। देखें अब कमीशन ने उसको लगाया है एक बड़े सेंसिटिव काम पे, तो उसको चाहिए कि वो किसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे। कब से कब तक फॉलो करे? जब से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, till the date of appointment or deputation till the publication of the name of the returned candidate। returned candidate वो हो जाता है जो इलेक्शन जीत के मेंबर बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटर्न कैंडिडेट। तो वो कहते हैं जब से उसको काम पे लगाया है, यहाँ तक के रिटर्न कैंडिडेट का नाम जो है वो आपके ऑफिशियल गज़ेट में आ जाए, मतलब फ़ाइनल हो जाए कि ये बंदा जीत गया इलेक्शन, तो उस तक आपने जो है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है कमीशन के। अब वो कहते हैं कि कमीशन जो है वो इनिशिएट कर सकता है, फाइनलाइज कर सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन। अब अगर किसी ने बदतमीज़ी की है, किसी ने मजबूरी में या रिश्वत लेके जो भी करके बदतमीज़ी की है, तो वो क्या करेगा? उसके ख़िलाफ़ कमीशन जो है वो इनिशिएट कर सकता है, फाइनलाइज कर सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन, उस पर पेनल्टी लगा सकता है, मतलब उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। कीमत से मुराद मतलब
मुहावरतन मैं कह रही हूँ कीमत, मतलब उसे सज़ा दे सकता है किसी भी इलेक्शन ऑफिशियल को उसकी मिसकंडक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। इस एक्ट के अंदर भी प्रोविजंस ऑफ मिसकंडक्ट दी गई हैं कि मतलब अगर कोई गलती करता है तो फिर उसको उसकी क्या सज़ा है। ठीक है, अच्छा जी। कमीशन जो है किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी को भी ये कह सकती है कि ना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना इसको देख लें। आगे वो कहता है कि द कमीशन जो है एट एनी टाइम फॉर एनी रीज़न जो है राइटिंग में सस्पेंड कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है किसी भी इलेक्शन ऑफिशियल को। हो सकता है उन्हें पता चले कि कोई भी धांधली करेगा या कुछ करेगा तो वो हो सकता है कि किसी को पकड़ के क्या किसी को सस्पेंड कर दें या निकाल दें। तो अब कौन जो है उसको इस इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है? जो जी कोशिश करें या रुकवाए फेयर एंड इम्पार्शियल पोल को। मतलब अगर वोटिंग हो रही है तो वो कोई ओंगी बोंगी हरकतें करे तो फिर उसको हटाया जा सकता है, या फिर वो इंटरफेयर करने की कोशिश करे एक वोटर के साथ जो वोट कास्ट करने जाता है। तो हमारी यहाँ पे सीक्रेट बैलेटिंग होती है, तो जनरल इलेक्शंस में तो वोटर को जो मर्ज़ी लगाए, किसी को कोई तुक नहीं बनती कि वो उसको इंटरफेयर करे, लेकिन अगर वो उसे इंटरफेयर करता है तो फिर उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इन एनी मैनर, मतलब वो असरअंदाज होने की कोशिश करता है पोलिंग पे या किसी वोटर पे, तब भी उसको जो है सज़ा मिलेगी। या वो इस तरह की कोई कैलकुलेटेड हरकत करता है जिससे रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़े। तो अगर या फिर वो ये करता है कि कमीशन ने उसे कोई ऑर्डर दिया या किसी ऑफिसर ने उसे कोई ऑर्डर दिया तो वो उसको नहीं मान रहा, तब भी उसको इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी ऑफिसर को, इंक्वायरी ऑफिसर को और ऑथराइज्ड ऑफिसर को, जो फाइनलाइज कर सके प्रोसीडिंग्स को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इंक्वायरी ऑफिसर जो है या जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो कंप्लीट करता है इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू रूल्स अंडर द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। और फिर क्या होगा, विद इन 30 days जो है ऑफ द रेफरेंस टू हिमसेल्फ, विद इन 30 days जो है उसको फिर क्या करना है, सबमिट करनी है इंक्वायरी रिपोर्ट। कमीशन ने इंक्वायरी ऑफिसर या ऑथराइज्ड ऑफिसर को दिया, 30 दिन के अंदर अंदर उसे चाहिए कि वो रेफरेंस के ऊपर पूरा काम कंप्लीट करे, और काम कंप्लीट करने के बाद क्या करे कि इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश करे, इंक्वायरी रिपोर्ट दे। 30 दिन के अंदर अंदर अपना काम ख़त्म करे, और इंक्वायरी रिपोर्ट कितने दिन में दे, 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट दे, और कमीशन के सामने जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करे। ठीक है, ओके जी। तो आगे चलते हैं। कमीशन जो है वो कोई भी सज़ा दे सकती है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको। और अगर जो है वो बंदा वो नाराज़ है इस बात से और कह रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, तो उसको चाहिए कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फ़ाइनल ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक अपील दायर करे सर्विस ट्रिब्यूनल में या अदर जुडिशल फॉरम पे। तो क्या होगा कि फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, कमीशन को चाहिए सस्पेंड और विदड्रॉ कर दे एनी इलेक्शन ऑफिशियल को, और अपॉइंट कर दे उसकी जगह पे। अब जो कमीशन है वो इस पॉइंट में उन्होंने सेक्शन 55 के पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है कि अगर कमीशन ने किसी को सस्पेंड किया या विदड्रॉ किया है इलेक्शन ऑफिशियल को, तो उसे चाहिए, कमीशन को ये चाहिए कि वो किसी और को अपॉइंट कर देना उसकी जगह पे, ताकि परफॉर्म कर सके वो ड्यूटीज़ उस बंदे की। ठीक है, आगे पॉइंट है हमारे पास सेक्शन नंबर 56 है कि ओथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल। इसके अंदर है कि एक इलेक्शन ऑफिशियल जो है उसको वो क्या करता है, वो कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए एक ओथ उठाता है। मतलब वो अहद लेता है कि मैं जो हूँ अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाऊँगा, मतलब जो भी मेरे बस में होगा वो मैं करूँगा। और तो उसने अगर अहद उठा ही लिया तो उसको चाहिए कि एक्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस, तो वो उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करे जिस तरह रूल्स और रेगुलेशंस में दिया हुआ है कमीशन के। ठीक है, आगे है जी नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। अब ज़रा ऊपर हमने बात कर ली उस सब की कि किस किस की अपॉइंटमेंट हुई है। अब अपॉइंटमेंट हो गई है तो अब हमें जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम की ज़रा बात कर लेते हैं कि इलेक्शन प्रोग्राम में क्या हुआ है, क्या होगा। अब जो नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम है ना, ये ना प्रेसिडेंट आके अनाउंस करेगा कि भाई इन डेट्स को ना आपके होने हैं जनरल इलेक्शंस। ठीक है,
अब एक दफ़ा ज़रा ना ब्रीफली सुन लें और पेपर पेंसिल पकड़ के कहीं लिख लें कि क्या होगा कि प्रेसिडेंट आएगा, वो आके अनाउंस करेगा कि ये डेट्स हैं। ठीक हो गया। उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसने अनाउंस कर दी, 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनाउंसमेंट करनी है पब्लिक। और पब्लिक करने का क्या तरीका है कि आपको वो एक नोटिफिकेशन लगाना है अपने ऑफिशियल गेज़ेट पे और वेबसाइट पे लिखना है। और लिखना क्या है, अपने वोटर्स को बताना है कि भाई ये इलेक्शंस की डेट है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को नामज़द करना चाहते हैं तो आप करें। ठीक है। किसके लिए करें कि वो आपकी तरफ से जो है वो आपका नुमाइंदा बन सके, आप किसको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि ना 7 दिन के अंदर अंदर जो है नोटिफिकेशन लगा दिया जाएगा कि किसी को नॉमिनेट करना है तो आ जाओ। ठीक हो गया। अब आगे वो कहता है कि जो लास्ट डे है ना मेकिंग नॉमिनेशंस, 7 दिन के अंदर अंदर आपने दे दिया, अगले 6 दिन आप जो हैं वो देंगे कि भाई नामज़दगी कागजात नामज़दगी जमा करा दो। ठीक हो गया। अब लोग आएंगे जी, वो कहेंगे कि हमारी तरफ से जो है इस बंदे को खड़ा कर दो, इस बंदे को खड़ा कर दो। एक जगह पे 5 से ज़्यादा नॉमिनेशन जो हैं पेपर्स नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आगे जाके लिखा हुआ है कि एक जगह पे 5 से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ें कि द लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस विच शैल बी द 6th डेट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन इफ़ दैट डे इज़ नॉट पब्लिक हॉलीडे। इसमें ये है कि वर्किंग डेज़ होने चाहिए, मतलब सैटरडे संडे नहीं आना चाहिए, कोई जो है पब्लिक हॉलीडे का दिन जो है वो नहीं अंदर आना चाहिए। आपने ये दिन इस तरह काउंट करना है। पहले 7 दिन के अंदर आपने क्या किया, नोटिफिकेशन लगाया कि जो है जी अपने नॉमिनीज जमा कराओ। 6 दिन आपने दिए कि जी जिसने जमा कराने हैं करा दो, हो गए। आगे वो कहता है कि जो लास्ट फिर आप जो है अगले दिन क्या करोगे, अगले दिन क्या 6 दिन ख़त्म हो गए, उससे अगले दिन आपने क्या किया कि एक लिस्ट लगा दी कि भाई इस बंदे ने कागजात नामज़दगी जमा कराए हैं। लेकिन उस 6 दिन के फ़ौरन बाद ही हाँ आप क्या करोगे, 8 दिन निकालोगे। उन 8 दिन में आप क्या करोगे, देखोगे कि किसके कागजात नामज़दगी मंजूर करने हैं, किसके रिजेक्ट करने हैं। ठीक है। 8 दिन के अंदर अंदर आपने ये डिसाइड किया। उसके बाद 4 दिन आप दोगे उन्हें जिनका आपने नाम निकाल दिए, जिनका आपने कहा स्क्रूटनी कर दिया, आपने कहा आप नहीं लड़ सकते, उन्हें 4 दिन दोगे कि क्लैरिफिकेशन दे सकें। 4 दिन के बाद आप जो है वो बताओगे कि एक दिन दोगे कि अगर किसी ने अपना नाम निकलवाना है तो निकाल ले। उस एक दिन के बाद जो दिन आएगा, पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, मतलब छुट्टी का दिन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन वाले इतने अच्छे नहीं है कि छुट्टी के दिन भी आ जाएं। ठीक है। ये आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि छुट्टी के दिन के अलावा बातें चल रही हैं। उससे अगले दिन क्या होगा कि एक दिन आपको दिया जाएगा कि अगर किसी ने इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है अगर उसने बैठना है तो वह बैठ जाए। और जिस दिन ये फ़ाइनल होगा कि कौन कौन बैठ रहा है, उससे अगले दिन जो है आपने क्या करना है, एक फ़ाइनल लिस्ट निकाल देनी है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं ये हमारी तरफ से फ़ाइनल हुए हैं इलेक्शन के लिए। ज़रा रिटन फॉर्म में भी देख लें कि ये पॉइंट नंबर ए में दिया हुआ है कि 6 डे जो हैं वो हम देंगे 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे उसने प्रेसिडेंट ने अनाउंस की डेट्स, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने अनाउंसमेंट करनी है कि किसी का कोई नॉमिनी है तो ले आओ। तो 6 दिन दिए जाएंगे नॉमिनीज़ को जमा करवाने के लिए। उसके बाद एक दिन जो है हम लोग वो ये डिसाइड करेंगे, एक दिन के अंदर अंदर हम वो पूरी लिस्ट लगा देंगे कि भाई इस बंदे ने जो है ना अपना नाम जमा करवाया। ठीक है। अपना नाम जमा करवा दिया उन्होंने। उसके बाद उन 6 दिन के फ़ौरन बाद ना आप क्या करोगे कि एक स्क्रूटनी बिठा दोगे। उस स्क्रूटनी का मतलब ये होगा, उस स्क्रूटनी कमेटी का मतलब ये होगा कि वो किसके कागज़ात नामज़दगी मंजूर करेंगे और किसके जो हैं वो रिजेक्ट करेंगे। तो जो वो फ़ैसला देंगे उसके बाद आपको 4 दिन दिए जाएंगे कि भाई इस पे अगर आपने अपील करनी है तो कर दो। तो उस 4 दिन के बाद एक दिन दिया जाएगा कि जो इलेक्शन में खड़े हैं अगर उन्होंने बैठना है तो बैठ जाओ। तो अगर वो बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन जो है वो लिस्ट फाइनल निकाल देंगे वो लोग। ठीक हो गया। इन सारे पॉइंट्स में ना यही समरी दी हुई है। पीडीएफ की फिर जो फ़ाइल है ना इसकी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक दफ़ा अगर आपने इसको लिखने के लिए रिवाइज़ करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो आगे हम करते हैं, आगे ये पॉइंट है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको चाहिए कि 3 दिन। अब ये ना ऊपर वाले की बात कर रहा है कि जो पब्लिकेशन हुई थी ना नोटिफिकेशन की, वो जो नोटिफिकेशन गया था प्रेसिडेंट की डेट्स अनाउंस करने के बाद, वो कहता है कि उस पब्लिकेशन के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर ना उसको ये भी बता देना चाहिए कि भई अगर आप लोगों ने वो देने हैं ना कागजात नामज़दगी जमा कराने तो वो कराने किधर हैं।
तो उसको चाहिए कि वो एक पब्लिक नोटिस जारी करे जिसमें वो प्लेस मेंशन करे, टाइम मेंशन करे कि जिन नॉमिनेशन पेपर्स आप लोगों ने कहाँ जमा करवाने हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है ऑल्टरेशन इन द इलेक्शन प्रोग्राम। तो इलेक्शन प्रोग्राम में चेंजेस की जहाँ तक बात है तो वो कहता है कि इलेक्शन प्रोग्राम में से चेंज तो नहीं करना हो सकता, लेकिन अगर कोई बड़ी मजबूरी आ गई है तो आप फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम भी ला सकते हो। और कमीशन जो है वो फिर प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व करेगा, कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, सॉरी, कि भाई हमने प्रोग्राम बदल दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जो प्रोग्राम तो बदला गया तो कोई बात नहीं, जो पुराने नॉमिनेशन वाले बंदे थे ना उन्हें दोबारा वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने एक दफ़ा इन कागजात नामजदगी जमा करवा दिया उन्हें दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास ये पोलिंग स्टेशंस पे पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। पोलिंग स्टेशंस अब किस तरह बनेंगे हमारे पास, वो कहते हैं कि विद इन 1 वीक आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो गया। ऊपर बहुत ऊपर की बात कर रहा है, ये जो हमने शुरू में बात की थी कि रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो कमीशन है वो एक लिस्ट प्रपोज करेगी, उसको लिस्ट देगी कि भाई ये पोलिंग स्टेशन जो हैं ये बनने चाहिए, एक हल्के के अंदर ये पोलिंग स्टेशंस बनने चाहिए। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको क्या है कि उसके पास जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो उसने क्या करना है वो बाद में देखते हैं उसने क्या करना है। वो कहते हैं कि जो कमीशन है उसको रिटेन करना चाहिए, वो जो है उसको चाहिए कि पोलिंग स्टेशन जो पहले थे ना उन्हीं को, जो पहले से बने हुए हैं उन्हीं को आगे लेके चलें। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे वोटर की सहूलत के लिए जो है उसको पोलिंग स्टेशन चेंज करने पड़ते हैं तो उसको चाहिए वो चेंज कर दे। कोशिश करनी चाहिए कि जो 1 किलोमीटर का फासला रह जाए बिटवीन पोलिंग स्टेशन एंड वोटर। मतलब अगर मैंने वोट कास्ट करना है तो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर जो है का वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। इससे ज़्यादा दूर होगा तो फिर तकलीफ़ होगी वोट करने कास्ट जाते हुए, और फिर लोग इस तरह टर्न आउट भी कम होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही है तो वो कहते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 1200 से ज़्यादा वोट नहीं होने चाहिए, 1200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं होने चाहिए, और एक पोलिंग बूथ के ऊपर 300 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो बूथ होते हैं डिफरेंट, तो वो कहते हैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 1200 वोटर नहीं होने चाहिए, और बूथ जो हैं वो एक बूथ के ऊपर 300 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए। इससे ऊपर नीचे हो सकता है अगेन, लेकिन रीज़न फिर आपको बतानी पड़ेगी कि ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। अब वो कहते हैं कि विद इन 50 डेज़ जो है जब उसको रिसीव हो गई, कमीशन ने उसको दी ना रिटर्निंग ऑफिसर को भी कि भाई ये पोलिंग स्टेशंस बन रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको चाहिए कि वो लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस जो रिटर्निंग ऑफिसर को मिली है वो उसको पर्सनली वेरीफाई करे। मतलब उसको देखे कि पोलिंग स्टेशन से हैं भाई, और किसी को अगर ऐड करना है पोलिंग स्टेशन, किसी का बदलना है तो वो बदले, और इसके अलावा फिर पब्लिश करे आउटसाइड हीज़ ऑफिस। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना इसने पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जो है अपने ऑफिस के बाहर ही लगानी है। ठीक है, तो पब्लिक को चाहिए कि जिसको ऑब्जेक्शन और सजेशन है वो ऑब्जेक्शन और सजेशन लेके किसके पास जाए, 21 डेज़ के अंदर अंदर उसको चाहिए कि वो लेके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाए। मतलब ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर पड़ी उसने, ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर ये लिस्ट नहीं लगी हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर लगी हुई थी, लेकिन अब उसने जाना किधर है, उसने जाना है कंप्लेन लेके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए कि वो उसके ऑब्जेक्शन को सुने, ऑल्टरेशन बनती है तो करे, और एटलीस्ट 30 डेज़ जो है बिफोर द पोलिंग डे ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए और पब्लिश हो जाना चाहिए ऑफिशियल गज़ेट में और वेबसाइट पे जो कमीशन की होगी फाइनल लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस। अब वो कहता है कि जो कमीशन है वो डिटरमिन करेगा डेट और डेट्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन मेंशन्ड इन द सेक्शन। अब वो कहता है कि वो ना कमीशन की सवाबदीद पे है कि वो कितनी देर के अंदर इस काम को मुकाना चाहता है। ठीक है, डेट्स जो हैं मतलब कितने कितने दिन बाद कौन सा काम होगा ये कमीशन ही डिसाइड करेगा। द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शेल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फाइनल लिस्ट। अब वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया था ना ऑब्जेक्शन लेके बंदा, अब वो कहता है कि फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई ना, 30 दिन पहले पोलिंग से पब्लिश हो जानी चाहिए। अब वो कहता है पब्लिश हो गई है तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। हाँ जी, अगर गैर मामूली हालात हैं तो कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ओके, लेकिन गैर मामूली हालात में पहले कमीशन की परमिशन होनी चाहिए और रीजंस रिकॉर्ड होनी चाहिए।
हर जगह यही है, गैर मामूली हालात के लिए रीजंस आपको बताने हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अब वो कहता है कि इस्टेब्लिश करेगा पोलिंग स्टेशंस को अकॉर्डिंग टू द फाइनल लिस्ट। अब फाइनल लिस्ट बन ही गई है कि पोलिंग स्टेशन यहाँ यहाँ होंगे, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए कि वो फिर बना भी दे पोलिंग स्टेशन जहाँ जहाँ बनाने का हक बनता है। अब वो कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन जो है सिचुएटेड इन एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग। पोलिंग स्टेशन अब कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग अवेलेबल ना हो वहाँ पे जो है किसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो रिकॉग्नाइज्ड भी हो इदारा, वहाँ पे भी बना सकते हैं। और अगर बहुत ही इमरजेंसी पड़ गई है तो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे फटाफट भी बना सकते हैं। और पोलिंग स्टेशन जो है कहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो ना हो कि किसी कैंडिडेट के अड्डे पे जाके आप पोलिंग स्टेशन बना लें, इस तरह नहीं कर सकते आप। पब्लिक प्रॉपर्टी पे बनाएं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बनाएं या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे बनाएं। आगे वो कहता है कि लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन जो है जब फाइनल हो गई एक हल्के के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर कर देता है कुछ पोलिंग स्टेशंस को एज हाईली सेंसिटिव। टीवी में भी सुना जाता है कि इस पोलिंग स्टेशन को जो है हाईली सेंसिटिव करार दिया गया है। तो उसका क्या मकसद है कि फिर कमीशन को चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे, वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे या जो भी सिक्योरिटी दे, वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। उसके अलावा इंस्टॉल करने चाहिए सर्वेलेंस कैमरास। सर्वेलेंस कैमरास जो हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि भाई पोलिंग किस तरह की हो रही है पोलिंग स्टेशन के अंदर, काउंटिंग कैसी हुई है, वोट किस तरह कास्ट हुए हैं, और फिर रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है। मतलब सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना, फिर वो सर्वेलेंस कैमरास जो हैं वो उसको मोनीटर करेंगे। तो ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करेगा और कमीशन जो है फिर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेगा। यहाँ तक रहा इसका पार्ट 1। आगे से हम देखेंगे नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, मतलब आगे हम देखेंगे कि किस तरह नामज़द किया जाता है किसी उम्मीदवार को, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट बी में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्होंने टेस्ट देना है, और थैंक यू सो मच।